ए बालक, आज सबको लिखिए साइक्लोट्रॉन के लिए व्यंजक। साइक्लोट्रॉन के लिए व्यंजक। देख लिखिए, जब धनावेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री के कोण पर गतिशील होता है। 90 डिग्री के कोण पर गतिशील होता है। तब आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल Fm बराबर QVB sin 90 डिग्री। QVB sin 90 डिग्री। Fm बराबर QVB into 1, तो Fm बराबर क्या हो जाएगा? QVB। हो जाएगा ना? चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करेगा तो। इसके बाद लिखिए, इसलिए का साइन देकर, इसलिए वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए चुंबकीय बल आवेशित कण को अभिकेंद्र बल mv²/r प्रदान करता है। छोटका लिखिएगा नीचे, आवेशित कण को अभिकेंद्र बल mv²/r प्रदान करता है। इसलिए QVB बराबर mv²/r। तो देखिए, तो QVB mv into v/r, तो v से v कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? QB बराबर mv/r। इसे r का मान निकाल लेंगे तो r बराबर हो जाएगा mv/QB। मेन इक्वेशन ये वाला है, इसे आपको जिसका मान निकालना होगा निकाल लीजिएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? कह रहे थे कि अभी केंद्र बल जो चुंबकीय बल के बराबर होता है, तो v से v कैंसिल हो जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा mv/QB। जहां r को साइक्लोट्रॉन त्रिज्या कहते हैं। साइक्लोट्रॉन त्रिज्या कहते हैं। चलिए, इसके बाद लिखिए नंबर 1 दे करके लिखिए, अर्धवृत्ताकार पथ पर घूमने में लिया गया समय। अर्धवृत्ताकार पथ पर घूमने में लिया गया समय जैसे देखिए, साइक्लोट्रॉन के अंदर में आवेश जो है 2 गो डिज के अंदर घूमता है ना, और प्रत्येक डिज अर्धवृत्ताकार है, तो उसका अर्धवृत्त की परिधि कितना होता है?
पाई आर केवल होता है, क्योंकि पूरा परिधि 2 पाई आर होता है, तो आधा परिधि। तो एक अर्धवृत्त में यानी कि एक डीज में घूमने में उसको कितना समय लगेगा, उसी का समीकरण निकालना है। तो डर देख लिखिए, तो आवेशित कण द्वारा अर्धवृत्ताकार पथ पर एक बार घूमने में लिया गया समय t बराबर पाई भी बटा में, सॉरी पाई भी नहीं, पाई आर, क्योंकि अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी, पाई आर, और उसका वेग कितना था, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है ना। तो अर्धवृत्त में है तो दूरिया तो पाई आर होगा, लेकिन वेग भी होगा। इसको देखिए ऐसे हम लिख सकते हैं, पाई बटा भी गुना में आर। तो देखिए, तो वहां से आर के मान कितना है, तो पाई बटा भी गुना एम भी बटा क्यू भी, तो भी से भी कैंसिल, तो टी बराबर पाई एम बटा में क्यू भी। नोट कीजिए इसको, यानी कि जो समय होता है ना आवेशित कण का घूमने में लगा हुआ समय, वह उसके वेग पर और उसके त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। जैसे ये सब लिखा पड़ेगा, क्योंकि बताए थे ना कि जो चीज फॉर्मूला में नहीं रहता उस पर निर्भर नहीं करता है। चल इसके बाद लिखिए पॉइंट नंबर 2 दे करके, आवेशित कण का आवर्तकाल। लिखिए, चूंकि एक अर्धवृत्ताकार पथ पर घूमने में t समय लगता है, छोटका टी लिखिएगा, t समय लगता है, इसलिए आवेशित कण का आवर्तकाल t बराबर 2t। कैसे मालूम है, काशी देखिए एगो डीज में खाली घूमे में इतना समय लगा है, ना, और दूसरा का डीज में भी घूमे में उतने समय लगेगा, काशी कि दोनों डीज एक समान होता है। तो दोनों डीज में तो जितना समय एकरा में लगेगा उतना ही समय हुआ, एकरा में समय लगेगा टी, तो एकरो में समय लगेगा, तो पूरा मिलाकर कितना समय लगेगा 2t, क्योंकि फिर तो वही काम वो करेगा, वो बार बार एक बार चक्कर लगा लेगा, फिर दोबारा घूमना शुरू करेगा। अब बताए थे कि जब भी कोई वस्तु अपने गति को बार बार दोहराता है, तो एक बार गति दोहराने में जो समय लगता है वही समय क्या कहलाता है, उसका आवर्तकाल होता है। तो लिख लीजिए t बराबर 2 पाई एम बटा में, बड़का टी लिखिएगा, इसके बाद लिखिएगा तीसरा नंबर, लिखिए आवेशित कण की आवृत्ति। आवेशित कण की आवृत्ति लिख लिए हैं, F बराबर 1/,
टी। तो देखिए, तो अभी तो हम लोग टी के मान निकाल रहे हैं कितना, 2 पाई एम बटा में क्यूब, तो अभी ऊपर चल जाएगा, क्यूब भी ऊपर चला जाएगा, तो हो गया फॉर्मूला 2 पाई एम। ये हो गया आवृत्ति के फॉर्मूला। उसी के जैसा है, जैसे नहीं लिखा थे वृत्ताकार पथ पर आवेशित कण की गति, तो उसी के जैसा आ रहा है कि नहीं, सब सेम टू सेम। चलिए इसके बाद लिखिएगा, चौथा नंबर लिखिए, आवेशित कण की कोणीय आवृत्ति। आवेशित कण की कोणीय आवृत्ति कोणीय आवृत्ति। देखिए, चूंकि हम लोग जानते हैं कि ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई खाली 2 पाई एफ होता है, तो ओमेगा बराबर 2 पाई एफ के मानवा कितना है, क्यू बी बटा में 2 पाई एम, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो ओमेगा बराबर क्यू बी बटा में एम। ये हो गया इसका कोणीय आवृत्ति का फॉर्मूला। हो गया ना। इसके बाद लिखिए पांचवा पॉइंट, त्वरित आयनों की महत्तम गतिज ऊर्जा। त्वरित आयनों की महत्तम गतिज ऊर्जा। त्वरित आयनों की महत्तम गतिज ऊर्जा, महत्तम गतिज ऊर्जा। जैसे साइक्लोट्रॉन के अंदर में आवेशित कण का वेग जो है समय के साथ लगातार बढ़ते जाता है ना, दम घूमते जाता है, वेग उसका बढ़ते जाता है, तो आखिर मैक्सिमम गतिज ऊर्जा वो कितना प्राप्त करेगा, कुछ प्राप्त करेगा ना। तो किसी भी आवेशित कण का गति होता है हाफ mv²। किसी भी गतिशील कण का एनर्जी का सूत्र वही होता है, हाफ mv²। तो चलिए टॉपिक लिख लिए, त्वरित आयनों की महत्तम गतिज ऊर्जा। तो महत्तम लिखना है, तो जिसे एनर्जी होता है खाली E बराबर होता है हाफ mv², लेकिन हम लोग की खाली E नहीं निकालना है, उसका सबसे मैक्सिमम निकालना है। तो E मैक्स बराबर 1/2 m। देखिए V के मान यहाँ से निकाल लेते हैं, V का मानवा कितना हो जाएगा, तनी समझिएगा, क्यू बी आर बटा में। अब कहिए कैसे, तो देखिए यहाँ से हम लोग जानते हैं कि R बराबर कितना है, एम भी बटा में क्यू बी। तो इससे यदि निकालिएगा किसका मान, V का, तो इला गुना में आ जाएगा क्यू बी आर बटा में एम। तो हो जाएगा E मैक्स बराबर, इसका स्क्वायर ना है, तो E मैक्स बराबर 1/2 m क्यू² b² r² बटा में m इंटू m लिख देते हैं, कहा से कि कट जाएगा एगो। तो E मैक्स बराबर 1/2 क्यू² b² r² डिवाइडेड बाई m। ये हो गया फॉर्मूला आवेशित कण की मैक्सिमम गतिज ऊर्जा का। मैक्सिमम अधिकतम को मैक्सिमम बोला जाता है, उसी को महत्तम भी बोला जाता है।
चलिए इसके बाद लिखिए, आप स्लो उतारे तो हम क्या करें, सब लेकर में उतार ले रहा है झट झट। चलिए कि साइक्लोट्रॉन के उपयोग, साइक्लोट्रॉन के उपयोग लिखिए। पहला नंबर उपयोग में, नाभिक पर बमबारी करके, नाभिक पर बमबारी करके, नाभिक पर बमबारी करके नाभिकीय अभिक्रियाओं के अध्ययन में, नाभिक पर बमबारी करके नाभिकीय अभिक्रियाओं के अध्ययन में, नाभिकीय अभिक्रियाओं के अध्ययन में, ये तो सबको मालूम है, कि मेन इसी उद्देश्य के लिए बनाया गया था। दूसरा लिखिए, ठोस पदार्थों में, ठोस पदार्थों में आयनों को रोपित करके, ठोस पदार्थों में आयनों को रोपित करके, आयनों को रोपित करके उनके गुणों में सुधार करने में, उनके गुणों में सुधार करने में, सुधार करने में एवं नए पदार्थों को संश्लेषित करने में, एवं नए पदार्थों को संश्लेषित करने में, संश्लेषित करने में। देखिए नए पदार्थ के कई बार क्या होता है कि हम लोग पदार्थ के न्यूक्लियस पर धन आवेश से प्रहार कराते हैं, लेकिन नाभिक उसका नाप फूट करके नाभिक के अंदर चल जाता है। तो जब हम लोग किसी पदार्थ के नाभिक के अंदर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को प्रवेश करा देते हैं तो उस पदार्थ का गुण पहले से बदल जाता है। तो उसका गुण या तो उत्तम किस्म का हो जाएगा या तो निम्न किस्म का हो जाएगा। तो वही बोल रहे हैं कि ना इसका उपयोग जो है नाभिक के अंदर आयनों को रोपित करके मतलब उसको प्रवेश करा दिए, अंदर में प्रवेश कर गया तो उसके ऐसे न कर करके 118 को तत्व बनाया गया है, क्योंकि जो 118 का अवस्था में है ना तो उसे मात्र 92 को जो है प्रकृति में पाया जाता है। तो बाकी कहाँ से आया, तो ऐसे बनाया गया है, साइक्लोट्रॉन से उसके नाभिक प्रहार करा के बनाया। अब जेकर जेकर नाभिक ब्लास्ट कर गया ओकरा रख दिया रेडियो एक्टिव, जेकर ब्लास्ट नहीं किया उसे गुण में संशोधन हो करके नए तत्व का निर्माण हो गया। क्योंकि बहुत सारे पदार्थ का नाभिक ब्लास्ट कर जाता है और कुछ ऐसे पदार्थ है जिसका नाभिक ब्लास्ट नहीं करता, उसके अंदर केवल प्रवेश कर जाता है, यानी कि धन आयन रोपा गया, लेकिन ऐसे होने से गुण में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है गुण में। तो तीसरा लिखिए, रोग उपचार के लिए, तीसरा रोग उपचार के लिए बीमारी, रोग उपचार के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थों को उत्पन्न करने में, रोग उपचार के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थों को उत्पन्न करने में। हो गया ना, एक्टिव पदार्थों को उत्पन्न करने में। अब देखो ये वाला सुनो, जैसे आवेशित कण जो है गतिशील है, लेकिन उसका भी वो सीमा है कि अधिक से अधिक कितना तेजी से गतिशील हो सकता है। अब मान लीजिए कि आवेशित कण का जो वेग है वो प्रकाश के वेग के बराबर हो जाए साइक्लोट्रॉन के अंदर में, तो क्या होगा बताइए। तो आवेशित कण का वेग जैसे गतिशील है साइक्लोट्रॉन के अंदर आवेशित कण, और उसका वेग धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसका एक सीमा ना है कि मैक्सिमम कितना वेग हो सकता है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा वेग किसका है, तो उसका एक सीमा है, ठीक ना। जो आइंस्टीन बताया थे कि जब किसी वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के समान होने लगता है तो उसका द्रव्यमान भी बदलना शुरू हो जाता है, द्रव्यमान उसका स्थिर
जिसको आइंस्टीन के सापेक्षवाद का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। फॉर्मूला याद है उसका? नहीं, देखो उसका फॉर्मूला होता है m बराबर m नोट अब बटा रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बटा में। याद आया? लेसन 1 में पढ़ाए थे कि यदि बहुत अधिक वेग से आवेशित कण गतिशील हो जाता है प्रकाश के वेग के बराबर के, तो उसका आवेश तो स्थिर रहता है लेकिन आवेशित कण का द्रव्यमान बदलने लगता है। पढ़ाए थे कि नहीं? चलिए, तो आप टॉपिक लिखिए तो साइक्लोट्रॉन की सीमाबद्धता। साइक्लोट्रॉन की सीमाबद्धता, सीमाबद्धता डैश देख लिखिए। साइक्लोट्रॉन द्वारा त्वरित आयनों की महत्तम ऊर्जा, साइक्लोट्रॉन द्वारा त्वरित आयनों की महत्तम ऊर्जा, त्वरित आयनों की महत्तम ऊर्जा प्राप्त करने की एक सीमा होती है। प्राप्त करने की एक सीमा होती है, सीमा होती है जो सापेक्षवाद के सिद्धांत पर आधारित है। जो सापेक्षवाद के सिद्धांत पर आधारित है। पैराग्राफ चेंज। यदि पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यदि आवेशित कण की चाल, यदि आवेशित कण की चाल भी, ABCD भी लिखिएगा, यदि आवेशित कण की चाल भी कोमा प्रकाश की चाल c के क्रम की हो, प्रकाश की चाल c के क्रम की हो तो आवेशित कण का द्रव्यमान, तो आवेशित कण का द्रव्यमान m बराबर m नोट अब बटा में रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बटा में c स्क्वायर। हो गया? जहां m नोट बराबर, जहां m नोट बराबर आवेशित कण का विराम द्रव्यमान, जहां m नोट बराबर आवेशित कण का विराम द्रव्यमान, m नोट बराबर आवेशित कण का विराम द्रव्यमान। विराम द्रव्यमान मतलब आवेशित कण जब विराम में रहेगा ना तो उस समय उसका द्रव्यमान, और जैसे से वेग बढ़ेगा तो उसका द्रव्यमान भी बढ़ता है। किसके अनुसार? आइंस्टीन के सापेक्षवाद के सिद्धांत के अनुसार। ऐसे दुनिया के सारे वैज्ञानिक बोलते थे कि द्रव्यमान जो है कांस्टेंट होता है, वो बदलता नहीं है, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि द्रव्यमान भी क्या होता है? वेरिएबल होता है, बशर्ते कि उसको प्रकाश के चाल के क्रम में क्या कराया जाए? गतिशील कराया जाए, तब जाके। तथा m बराबर लिखिए, तथा m बराबर तीव्र वेग से, m बराबर तीव्र वेग से गतिशील आवेशित कण का द्रव्यमान, तीव्र वेग से गतिशील आवेशित कण का द्रव्यमान, तीव्र वेग से गतिशील आवेशित कण का द्रव्यमान मतलब जो आवेशित कण गतिशील होगा ना तो उसका द्रव्यमान बदलेगा। तो कैसे निकाल लेंगे? तो m बराबर प्रारंभिक द्रव्यमान बटा में 1 माइनस v स्क्वायर बटा में। अब मान लीजिए कि आवेशित कण गतिशील होते 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 उसका वेग जो है प्रकाश के वेग के बराबर हो जाए,
आवेशित कण का वेग प्रकाश के वेग के, तो उस स्थिति में आवेशित कण का द्रव्यमान कितना होगा? देखिए क्या होगा, मान लेते हैं कि जो आवेशित कण का वेग है वो किसके वेग के बराबर हो जाए, यानी कि v का मान c के बराबर हो जाए। दुनिया में सब के वेग को v से लिखा जाता है, लेकिन प्रकाश के वेग को ही केवल एक c से लिखा जाता है, ठीक ना। तो देखिए तो इसे कट जाएगा कि नहीं, तो क्या बचेगा, m नोट बटा में 1 - 1 ना, तो m नोट बटा में √0 और √0 का मान 0। तो देखिए तो कितना आ रहा है, अनंत आ रहा है ना। तो उनका मानना था कि जब उसका वेग जो है किसका, आवेशित कण का प्रकाश के वेग के बराबर हो जाएगा, तो उस स्थिति में आवेशित कण का जो द्रव्यमान होगा वो अनंत हो जाएगा। इतना हो जाएगा कि हम लोग उसको मेजर भी नहीं कर सकते, माप भी नहीं सकते। लेकिन आज तक ले दुनिया में किसी भी कण को इतना तेजी वेग से गतिशील नहीं कराया गया है, यानी कि प्रकाश के वेग के बराबर वेग से, समझे। ये सबसे बड़का थ्योरी है आधुनिक विज्ञान का अभी का, और जो है सापेक्षवाद का सिद्धांत है, क्योंकि इसको प्रूफ कराने के लिए किसी वस्तु को पहले प्रकाश के वेग से गतिशील कराना होगा, और तब जाके आप कह सकते हैं कि नहीं गलत है कि सही है। नहीं तो कोई कहबो करे गलती है तो कहेगा कि तू गतिशील करा, और नहीं होगा तब नहीं बताएंगे, नहीं होगा तो मान लेंगे कि क्या है गलती है। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन कह के गए हैं, महान वैज्ञानिक, गलती कैसे कह देगा, वो कहें तो जरूर कुछ कारण होगा। ऐसे थोड़ी दारू पी के आए हैं और कह दिए हैं, कैसे प्रूफ करेंगे। प्रकाश के वेग के बराबर किसी का वेग पॉसिबल अभी तक है ही नहीं है, अभी तक जहाँ तक एक्सपेरिमेंट चल रहा है। जिस दिन हो जाएगा तो उस दिन प्रूफ सिद्ध हो जाएगी गलत है कि सही है। चलिए ऑफ टॉपिक लिखे यहाँ से, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही वीवीआई है। उसको आपका मर्जी उतार भी सकते, नहीं भी उतार सकते, कोई रोक टोक नहीं उस पर। लेकिन हम इधर आए नया टॉपिक लिखा रहे हैं। लिखिए टॉपिक है बियो-सावर्ट लाप्लास, बियो-सावर्ट लाप्लास का नियम। जैसे आप लोग गॉस पर में पढ़ते हैं ना, वैसे ये होता है। हम लोग अपना रहे धीरे धीरे इंग्लिश, अमेरिका वो सब धीरे धीरे अपना रहे संस्कृत। कैसे उसे पता चल गया कि जितना भी ज्ञान है सब संस्कृत में ही है, और उसी से सारा उत्पन्न हुआ है। जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में बाइनरी नंबर है, जितना भी आधुनिक टेक्नोलॉजी है सब संस्कृत भाषा से उत्पत्ति हुआ है। सबको धीरे धीरे पता चल रहा है, इसलिए सबको धीरे धीरे किधर भाग रहा है, हमने सब भाग रहे धीरे धीरे इंग्लिश की ओर, जबकि सारा ज्ञान संस्कृत भाषा में छुपा हुआ है। हर एक रोग का इलाज है, हर एक टेक्नोलॉजी है उसी में, लेकिन भाषा तो नहीं संस्कृत है। चलिए बियो-सावर्ट लाप्लास नियम लिख के डाल दीजिए। देखिए जैसे बियो-सावर्ट लाप्लास नियम क्या है समझिए। जैसे हम लोग जानते हैं ना कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आवेश है, यहाँ पर कोई आवेश है, तो आवेश के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र ना। तो आवेश से कुछ दूरी पर हम लोग कोई बिंदु लेते हैं और उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करते थे। गॉस प्रमेय में कोई आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करते थे ना। उसी तरह से बियो-सावर्ट लाप्लास नियम क्या है कि जैसे ऑस्टेट बताए ना कि जब किसी चालक तार से धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति, तो आखिर चालक तार के नजदीक में ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होता है, ऐसे जैसे दूर जाता है चुंबकीय क्षेत्र
घट जाता है। तो आखिर इससे r दूरी पर कोई चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा ना कुछ। इस चालक तार से r दूरी पर कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र का मान होबे करेगा। तो वही चुंबकीय क्षेत्र के मान निकालने की फॉर्मूला देते हैं बियो सावर्ट लैप्लास का नियम, ठीक ना। तो यही बताता है कि किसी चालक तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा या उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो सकता है। तो उसी को निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिए हैं। कौन? बियो सावर्ट लैप्लास। 3 वैज्ञानिक नाम है, बियो सावर्ट लैप्लास, तीनों के नियम है। हाँ, एगो के नाम नहीं हो, लिखे डाल देकर बियो सावर्ट लैप्लास, बियो सावर्ट लैप्लास का नियम एक प्रायोगिक नियम है, एक प्रायोगिक नियम है, एक प्रायोगिक नियम है जिसे बियो सावर्ट तथा लैप्लास ने मिलकर प्रतिपादित किया है। बियो सावर्ट तथा लैप्लास ने मिलकर प्रतिपादित किया है। प्रतिपादित किया है। पैराग्राफ चेंज। यह नियम इस बात को बताता है, यह नियम इस बात को बताता है कि जब किसी तार के छोटे भाग से, जब किसी तार के छोटे भाग से होकर, जब किसी तार के छोटे भाग से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो धारा के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, कितना होगा। देखिए, जैसे बियो सावर्ट का नियम क्या है कि जैसे मान लीजिए कि चालक तार है ना, तो इस चालक तार के होकर के मान लेते हैं कि इससे विद्युत धारा I प्रवाहित हो रहा है, तो इस चालक तार के हर एक भाग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ना। जैसे पूरा चालक तार में ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इस चालक तार का एक छोटा सा कोई भाग ले लेते हैं, काट लेते हैं, और इस छोटे भाग के कारण से r दूरी पर हम लोग किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं। पहले चालक तार में धारा प्रवाहित हो रहा है, तो उसका कोई छोटा सा भाग ले लेते हैं, और उस छोटे से भाग के कारण उससे r दूरी पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं पहले। उसके बाद क्या करते हैं ना कि पूरा भाग के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना होता है ना, तो इस पूरा भाग के लिए हम लोग समाकलन कर देते हैं, पूरा भाग के लिए समाकलन कर देते हैं, तो पूरा चालक तार के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात हो जाता है। कैसे हम लोग को फ्लक्स निकालना होता था, तो सबसे पहले छोटा भाग के कारण निकालते थे फ्लक्स, और उसके बाद पूरा भाग के लिए क्या करते थे, इंटीग्रेशन ले लेते थे, तो पूरा भाग के कारण निकल जाता था कि नहीं। वैसे एकदम सेम टू सेम एकरो में है, ठीक ना, जो कि कल पढ़ाएंगे, इसको ये नियम निकाल के दिखाएंगे, ठीक।